हेलो बच्चों, अगर केमिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चन जैसे किसी भी नंबर का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंसी, वो एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, अगर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये सब निकालने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखो, ये केमिस्ट्री का बेसिक है, इसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, जैसा मैंने बार बार बोलता हूँ कि केमिस्ट्री सीक्वेंस का चीज है, आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न करवाया, मास नंबर लर्न करवाया, मोलर मास कैलकुलेट करना ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक से इस चीजों को अच्छे से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा बाद में दिखाता हूँ, पहले हम लोग समझते हैं एटम का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। जैसे देखो, एटम, सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर को समझने के पहले आप थोड़ा सा बेसिक, अभी मैं क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे जो 10 से 11 में गए, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, आपको ये देखना चाहिए, ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्या होता है एटम के बारे में बता दूं मैं, कि जैसे एटम को नॉर्मली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन होता है, और सन जैसे मान लेते हैं कि ये मान लिया ये सन है, और सन के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिट्स में आप क्या देख रहे हो कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा एटम होता है उसको आप इस तरीके से सोच सकते हो कि एटम का क्या होता है, एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये होता है न्यूक्लियस। और इसके अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। इसके अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारा ऑर्बिट होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में क्या था, सन, और उसके अराउंड बहुत सारा ऑर्बिट था। उसी तरीके से आप मान के चलो कि जो एटम होता है उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अराउंड क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। अभी देखो, ये न्यूक्लियस में रहता कौन कौन है, तो ये न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और रहता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी ये रहता है कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पूरा न्यूक्लियस जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियॉन्स बनता है। तो आपने एक चीज समझ लिया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये जो ऑर्बिट्स मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देखोगे इस ऑर्बिट्स में क्या होगा, इस ऑर्बिट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हम लोग 10th लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए। जब हम लोग 11 क्लास वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ और होता है, लेकिन पहले आप इसके बेसिक को समझो। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो देखो, आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया कि हमारा जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में रहता कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। पहले ये बात आपके माइंड में आना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर चार्जेस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज मिलता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे जो होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल, या फिर आप बोल सकते हो नो चार्ज। ठीक है, तो अभी देखो, इसको याद आप ऐसे रख सकते हो कि प्रोटॉन में पी आता है, और पी यहाँ पे पॉजिटिव में भी क्या आता है, पी आता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन में एन है, और ये नो चार्ज बोलो या न्यूट्रल बोलो, उस पर भी क्या आता है, एन आता है। मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन पे चार्ज आपको याद हो गया, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है वो आपको याद हो गया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और एक बात क्या होता है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो स्टेबल होता है। क्योंकि अगर वो चार्ज होता है तो क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि हमारे एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मैं एटम का बात कर रहा हूं, बाद में हम लोग आयन वगैरह देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी देखो, अभी आपको समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन रहता कहां पे है, इलेक्ट्रॉन रहता है सेल में। तो अभी एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये आपको सीखना है। तो उसके लिए देखो, आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, n इज द नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लो अगर मैं n इक्वल टू 1 का बात करता हूँ, फर्स्ट सेल का अगर मैं बात करूँ, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो आपको सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 × 1, जो कि हो जाएगा 2।
अगर मैं n इक्वल टू 2 का बात करूं, मतलब सेकंड सेल का बात करूं, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 8। मतलब सेकंड जो सेल या ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 9, मतलब क्या होगा 18। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 4 में अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर क्या होता है 16, क्या मिलेगा आपको 32 मिलेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किसी ऑर्बिट में, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड वाले में मैक्सिमम कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फोर्थ वाले में 32। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एटॉमिक नंबर समझने के पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि वही मेरा जो सेंटर था वो क्या था न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या था प्रोटॉन था और इसमें क्या है न्यूट्रॉन है। अब इसके बाहर क्या है, ये ऑर्बिट्स है, ये आप देख रहे हो क्या है, ये ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। इसको हम लोग देखो इस तरीके से भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट या तो आप इसको n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है k l m n o, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले में आपने देखा कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकंड वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाले में मैक्सिमम कितना रह सकता है 18 रह सकता है, ये आपने देखा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। एटम का नंबर मतलब क्या हो गया प्रोटॉन का नंबर, और एज आपको पता है कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो था वो किसके बराबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही किसके बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे किसी भी सिंबल में, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंबल लिखा हुआ है, इसमें नीचे की तरफ जो लिखा रहता है ये सबस्क्रिप्ट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, तो अभी आप नीचे की तरफ जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, वो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी सिंबल देके आप आराम से बता पाओ कि वो क्या है उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्बिट में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक कोई भी एक एटम ले लेते हैं, जैसे मेरे पास मान लो बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर मैंने बोला 5 है। तो अभी एटॉमिक नंबर 5 होने का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या होगा 5 होगा, और उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन का नंबर। अभी आपको सोचना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। पहले आप लोग क्या कर सकते हो सेल वाइज लिख सकते हो, फिर इसको दो तरीके से लिखना होता है, मैं दोनों आपको सिखा देता हूँ। तो देखो आपको एक चीज पता है कि जो ये आउट ऑफ 5 है, इसमें जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसमें रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने आउट ऑफ 5 2 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रख दिया, तो बचा कितना 3। तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन में देखो मैक्सिमम कितना रह सकता है 8, लेकिन इसके पास 8 अवेलेबल है नहीं, तो कितना रहेगा 3। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। इसी को अगर मैं डायग्राम के टर्म में दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है न्यूक्लियस बना लेना है, जिसमें प्रोटॉन कितना था 5, और इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो मान लो सेल बनाया मैंने, पहले वाले में क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरे वाले में कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दो तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का, ठीक है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इस तरीके से समझो कि मान लो कोई 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर केवल 2 रूम है, ठीक है। सेकंड जो है फ्लोर उस पर 8 रूम है, थर्ड वाले पे 18 रूम है, फोर्थ वाले पे उस तरीके से 32 रूम है, इस तरीके से। अभी जो भी आएगा सबसे पहले उसको कहाँ पे रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे पहले डालना है। जब फर्स्ट फ्लोर फिलअप हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा सेकंड फ्लोर में जाएगा, सेकंड फ्लोर फिलअप होगा तो वो थर्ड फ्लोर में जाएगा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। इसका मतलब क्या है कि इसके प्रोटॉन का नंबर इसके पास कितना है 11, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा 11। अभी 11 को कैसे फिलअप करेंगे, तो देखो इस 11 में सबसे पहला सेल जो था उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, ठीक है, 2 आपने फिलअप कर लिया। अभी भी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रह सकता है 8 रह सकता है, तो आप क्या फिलअप करोगे 8, तो अभी कितना हो गया 10। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितना जाएगा 1 जाएगा। हालांकि थर्ड में क्या बोला जा रहा है 18 रह सकता है, मैक्सिमम रूम कितना है 18, लेकिन इसके पास है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो कहाँ पे जाएगा थर्ड वाले में जाएगा। आप इस तरीके से इसका भी डायग्राम बना सकते हो। ये न्यूक्लियस बना लिया आपने, उसके ऊपर मान लो ये फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
सेकेंड वाला सेल बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड वाला अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है 1। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और एक दो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको चीजों को बताऊंगा। एक चीज और आप लोग याद रखना, जैसे मान लो अगर मुझे पोटेशियम का लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, इसका मुझे क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। पहले वाले सेल में आपको समझ में आ गया कितना रहेगा 2 रहेगा, सेकंड वाले में क्या होगा 8। अभी तक कितना फिलअप कर लिया हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने फिलअप कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन, अभी बचा है 9। अभी देखो एक बात आप लोग याद रखना कि थर्ड वाला जो सेल होता है, मतलब जो थर्ड फ्लोर है उसमें रूम है 18, लेकिन उसमें 18 लोगों को बैठाने का मान लो एनर्जी नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी जो सेल होगा उसमें क्या होगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको इस तरीके से समझना है। तो अभी इसका मतलब थर्ड वाले में देखो 18 है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है 18 को होल्ड करने का। कितना मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है, तो वो 8 होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे थर्ड वाले में कितना बैठाओगे 8, तो कितना हो गया टोटल देखो 18 हो गया, तो अभी बचा कितना है 1। इसको आप क्या करोगे फोर्थ वाले सेल में डाल दो, ठीक है। जब आप मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 वाला स्टार्ट करूंगा तो वहां पे इसका रीजन भी बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने 80 क्यों लिखा, 18 क्यों नहीं लिखा। अभी फिलहाल आप बेसिक सीख रहे हो, तो बेसिक के लिए इतना समझ लो कि अभी आप क्या कर सकते हो 8 फिलअप कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से डायग्राम वाइज भी दिखा सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने सेंटर बनाया, उसके ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में क्या हो गया ये न्यूक्लियस था 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाले में क्या हो गया फिर से 8 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से। अगर आपको मैंने बोला कैल्शियम के बारे में बताओ, तो कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 होता है। तो अभी आप कैसे लिखोगे आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाले में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड वाले में क्या होगा 8, कितना हो गया 10, अभी भी 10 बचा हुआ है। थर्ड वाले में भी मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं हम लोग 8, और तो टोटल 18 हो गया, तो बचा कितना तो ये क्या होगा हमारे फोर्थ सेल में जाएगा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर समझ में आ गया तो इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे अभी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझेंगे हम लोग, वैलेंसी समझेंगे, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अभी हम लोग समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अभी मैंने सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, ये क्या होता है 11। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, पहले वाले में 2 आएगा, बचा कितना 9, सेकंड वाले में 8 जाएगा, कितना बचा 1। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1 हो गया। जैसे मान लो अगर मैंने एल्युमिनियम का लिखा, एल्युमिनियम का होता है 13, तो अभी अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहले वाले में क्या जाएगा 2, सेकंड वाले में जाएगा 8, टोटल 10 हो गया, बचा कितना 3। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, वही क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन होता है, इसका 17 आता है एटॉमिक नंबर, तो अभी इसको कैसे आप फिलअप करोगे, पहले वाले में जाएगा 2, सेकंड वाले में जाएगा 8, कितना हो गया 2 + 8 क्या हो गया 10, थर्ड वाले में क्या हो गया 7। तो आप क्या देख रहे हो इसके आउटर मोस्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 7 हो गया। इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे मास नंबर का। तो देखो ये मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस का जो मास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। या फिर दूसरे टर्म में आप ये बोल सकते हो कि जो मास नंबर होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो आप सिंपली बोलोगे मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का जो नंबर होता है इसको मिला के क्या बनता है मास नंबर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। अब देखो यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि दोनों क्या होता है सेम ही होता है। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना भी आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो वही फॉर्मूला है, इसी से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात करूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चलो यहीं पे बता देते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब इसको मैंने यहाँ पे रखा है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जो मास नंबर है उसमें से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है।
और एक चीज देखो, मास नंबर जैसे कोई भी सिंबल हम लोग जब लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। नीचे की तरफ क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो लिखा होता है यही होता है मास नंबर। ये हो गया मास नंबर, ठीक है। तो ऊपर में मास नंबर लिखा होता है, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिखा होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे मान लो मैंने आपको ये सिंबल दिया 1123, आपको मैंने बोला बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो आपको मास नंबर में से माइनस क्या करना होता है, एटॉमिक नंबर। तो 23 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। और देखो अगर इसी में मान लो इनकेस अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी पूछ देता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पूछता, या फिर अगर आपको पूछता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बताओ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नीचे क्या लिखा है 11, तो 11 हो गया प्रोटॉन और 11 ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बता सकते हैं अगर आपको ये सिंबल अगर दे दिया जाए। अब देखो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना सीखे हो तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता, इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 जाता, सेकंड वाले में 8 जाता, 10 हो गया, थर्ड वाले में कितना जाता है 1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसी में बोलता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, तो आप देखते हैं इसके लास्ट वाले में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस तरीके से सीक्वेंस में आप समझते जा रहे हो, एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, ये सारा कुछ आप लोग सीख चुके हैं। अभी देखो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि ये सारा चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें अभी वैलेंसी हम लोग निकालना नहीं सीखे, और ये मेटल, नॉन मेटल, ऑक्साइड। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ कि हम लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वैलेंसी का सिंपल सा रूल है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर इसका वैल्यू लेस देन 4 है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, तो इसका मतलब जो वैलेंसी होगा वो इक्वल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल, जैसे मान लो ये सोडियम Na 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, 4 से कम है तो वही इसका वैलेंसी भी क्या होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैलेंसी हो गया 1। जैसे मान लो मैंने एल्युमिनियम लिखा, ये 13 हो गया, तो अभी क्या होगा इसका, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 283 आएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो 4 से लेस है तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 3, इसका वैलेंसी क्या हो गया 3 हो गया। ये आप समझ गए, 4 से कम होगा, डायरेक्ट क्या करोगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होगा। अभी हम लोग बात करते हैं अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये ग्रेटर देन 4 है, अगर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं V, अगर ये ग्रेटर देन 4 है तो आपको वैलेंसी कैसे निकालना है, तो आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्लोरीन का क्या होता है 17, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप बोलोगे 2 8 और क्या होता है 7। अभी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 7 है, तो इसका जो वैलेंसी होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो ये 4 से ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना है 8 में से 7 माइनस करना है, ये कितना आ जाएगा 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, ठीक है। अगर मान लो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला फॉस्फोरस 15 होता है, इसका अगर आप लिखोगे तो 2 8 और क्या आएगा 5 आएगा। अभी अगर मैं बोलूँ इसका वैलेंसी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इसका वैलेंसी क्या होगा, ये देखो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 5, 4 से बड़ा है तो इसको हम लोग 8 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। अभी देखो मेटल, नॉन मेटल कैसे पहचानोगे, तो सिंपली आप समझो जिसका वैलेंसी जो होगा, अगर वैलेंसी किसी के आउटर मोस्ट में अगर सिंपली बोलो 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होता है, इन जनरल का बात कर रहे हैं। और अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल देंगे। 4 से कम क्या होगा मेटल, अगर 4 हो या 4 से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे नॉन मेटल। और एक बात, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है इन जनरल बेसिक होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो इन जनरल क्या होता है एसिडिक होता है। तो अभी ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे पाओगे। जैसे देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसके नीचे में जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर फिलअप करना है, क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अभी देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो गया 11, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा उसका 11 ही होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 11। अभी मुझे बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो बहुत बार मैं बता चुका हूं इसका क्या होगा,
पहला ऑर्बिट में क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 1, टोटल हो गया 11। अभी नेक्स्ट बोला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इसका वैलेंसी क्या, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1। अभी यहाँ पे मास नंबर बताना है, तो मास नंबर के लिए हम लोग कहाँ पे देखते हैं ऊपर, ये कितना है 23, तो इसका मास नंबर क्या हो गया 23 हो गया। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था मास नंबर माइनस क्या एटॉमिक नंबर, तो 23 से 11 माइनस करोगे आपको क्या मिल जाएगा 12, ये हो गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मुझे बताना है वैलेंसी, तो वैलेंसी के लिए आपको क्या देखना है, वैलेंसी के लिए आपको देखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है क्या, तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसका मतलब इसका वैलेंसी भी क्या होगा 1, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अभी हमको बताना है ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो 4 से कम होगा तो वो मेटल होगा, और अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, इसका मतलब ये क्या होगा मेटल होगा। अभी आपसे पूछा इट्स ऑक्साइड इज बेसिक और एसिडिक, तो अगर ये मेटल है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, इसका ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बहुत बार आपसे ये भी पूछता है कि इस एलिमेंट को पहचानो, तो अगर आपको याद रहेगा 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर, तो आप आराम से बता सकते हो कि एटॉमिक नंबर 11 है मतलब क्या होगा वो सोडियम होगा। इस तरीके से आई थिंक ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर क्या है 16। तो अभी अगर मैं इसको देखूं तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी मुझे फिर से वो सारा क्वेश्चन का आंसर देना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जो नीचे लिखा हुआ है 8 अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन का नंबर भी क्या होगा 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा 8। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, तो पहले वाले में 2, सेकंड वाले में क्या होगा 6। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या देखेंगे, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया 6। अभी मास नंबर के लिए आप देखोगे ऊपर में क्या लिखा है 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है तो आप क्या करोगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 16 माइनस 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8। वैलेंसी बताना है, तो वैलेंसी के लिए मैंने क्या बोला था कि आप देखो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर 4 से कम है तो सेम होता है वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है देखो 4 से ज्यादा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड करते थे 8 माइनस क्या करते थे 6, तो ये क्या आ गया 2। अभी हमको देखना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हम लोग देखते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, क्योंकि 4 से ज्यादा है तो सिंपली इसका जो ये क्या हो जाएगा मेटल होगा या नॉन मेटल, तो आप बोलोगे ये नॉन मेटल। और अगर ये नॉन मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा एसिडिक। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा जो क्वेश्चन है इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। और ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें सबसे जरूरी जो होते हैं यही होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।